हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 26 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, दुनिया की पहली शिप टनल ये किस देश में बनेगी? तो ये जो दुनिया की पहली शिप टनल है जो कि बनाई जाएगी नॉर्वे में, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कुछ इस तरह की टनल होगी जिसके बीचों बीच से होकर के शिप गुजर सकेगी। जिस तरह से रोड टनल होता है वैसे ही समुद्र में ये होगी शिप टनल, जिसकी जो लंबाई है ये 1.7 किलोमीटर होगी और 49 मीटर ऊंची, 36 मीटर ये सुरंग चौड़ी होगी और इसके लिए लगभग $460 मिलियन खर्च किए जाएंगे। ये काफ़ी समय से प्रस्तावित था, लेकिन अब इसका बनना तय हो चुका है और इसका जो कार्य है ये अगले साल शुरू हो जाएगा और 3 से 4 साल में बनकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है कि दुनिया की ये जो पहली शिप टनल है जो कि नॉर्वे में बननी जा रही है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, ये है फिनलैंड और ये है डेनमार्क। तो ये जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है यही कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड के नीचे में कुछ यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये लोकेशन अब आप लोगों को अच्छे से याद हो चुकी होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। इससे रिलेटेड आप 2 इंडेक्स याद रखेंगे जो कि इसी साल जारी किए गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 131। इसके अलावा हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया इसमें भी टॉप पर रहा है नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 53। ये रैंकिंग फरवरी 2021 में ही रिलीज़ की गई है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के पहले की। तो नॉर्वे हमने डिस्कस कर लिया। देखिए जो डेनमार्क है, डेनमार्क की लोकेशन अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। डेनमार्क के द्वारा विश्व का जो पहला ऊर्जा द्वीप है जो कि इस नॉर्थ सी में ही बनाया जाएगा। यहाँ यदि हम बात करें रशिया की, तो रशिया के द्वारा विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है एकेडेमिक लोमोनोसोव। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में सिंधु जल बंटवारे को लेकर के स्थायी सिंधु आयोग की बैठक ये आयोजित होगी? तो ये बैठक आयोजित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु जल समझौता आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले इस बैठक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें भारत की तरफ से, मतलब कि भारत को रिप्रेजेंट किया प्रदीप कुमार सक्सेना ने और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है मोहम्मद मेहर अली ने। अब इस जो सिंधु जल समझौता है इसका बेसिक यदि हम डिस्कस करें तो आप सभी जानते हैं 1947 में जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था, इसके बाद बंटवारा भी हो गया था और जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है कई सारे मुद्दों पर बहस छिड़ी। ये जो जल बंटवारा है इस पर भी काफ़ी साल लगातार बातचीत चलती रही सिंधु जल को लेकर के। और इसके बाद 19 सितंबर 1960 में दोनों ही देशों के बीच इस पानी के बंटवारे को लेकर के संधि हुई थी, जिसे आप सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। अब ये सिंधु जल संधि ये है क्या? तो देखिए जो 3 पूर्वी नदियां हैं, इधर मैं पूर्वी नदियां लिख देती हूँ और इधर पश्चिमी नदियाँ, क्योंकि पूर्व में भारत स्थित है और पश्चिम में पाकिस्तान। तो जो 3 पश्चिमी नदियां हैं कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका जो कंट्रोल है ये पाकिस्तान को दिया गया, जबकि जो 3 पूर्वी नदियां हैं कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास, सतलज, इसका कंट्रोल भारत को दिया गया।
और ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच। अब जब ये संधि हो गई 1960 में, तब 1961 से इस संधि की शर्तों को लागू भी कर दिया गया। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि सिंधु नदी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस नदी की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी जो लंबाई है ये है 3180 किलोमीटर, इससे भी अधिक है। इसका जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर से होता है और ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तब मिलने से पहले इसमें चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। और यदि देखा जाए तो पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु नदी और इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, जो कि अभी मैंने बताई है, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ ये पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से में पानी पहुँचाती हैं। मतलब यदि देखा जाए तो पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जो ज़मीन है ये सिंचाई के लिए इसी नदी पर डिपेंड है। तो जो पाकिस्तान है ये हमेशा से ही भारत पर आरोप लगाते आ रहा है कि भारत इस नदी पर, मतलब कि इस सिंधु नदी पर कई सारे बांध बना लेता है और उसका पानी यूज़ करता है, जिसके कारण ये पानी पाकिस्तान तक आते आते इसका बहाव कम हो जाता है और पानी की कमी होने के कारण पाकिस्तान में सूखे के हालात बनने लगते हैं। तो ये विवाद काफ़ी पुराना है, 60 साल से ऊपर हो गए इस विवाद को, जिस पर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मनमुटाव भी हुआ था, ट्रेड भी बंद कर दिया गया और उस समय से यदि देखा जाए तो इस पर कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन अब ये आयोजित की गई दिल्ली में। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो कि 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितने किलोमीटर लंबी है? 3323 किलोमीटर। और कुल कितने राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये 4 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से यदि आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर ये अब यूटी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो दिल्ली को जोड़ा गया है सिक्किम से। अब ये है क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो ये भारत सरकार की ही पहल थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के हर राज्यों में अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ के साइड जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, साउथ के साइड अलग है, और जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इनका कल्चर अलग ही है। तो अलग अलग राज्यों के बीच में जो लोग हैं उनके बीच तालमेल बैठाने के लिए, उनकी एकता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक दूसरे की संस्कृति में मिलने जुलने का, उसे पहचानने का मौका मिल सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इंडिया मैप में यदि आप देखेंगे तो ये है दिल्ली और इधर है सिक्किम। इन्हें ही, मतलब कि दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, जो कि आप कह सकते हैं कि अनेकता में एकता की पहचान है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की दिशा में ये एक मजबूत पहल है भारत सरकार की, जिससे कि एक दूसरे की संस्कृति को जानने समझने का मौका मिल सकेगा। तो यदि आप मैप में देखें सिक्किम की लोकेशन, तो ये है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। जो सिक्किम है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं अभी तक भारत में केवल कश्मीर में केसर का उत्पादन होता था, लेकिन अब केसर का उत्पादन ये सिक्किम में भी किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि भारत के कुल 38 साइट हैं जिसे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें कि 30 यदि देखा जाए तो ये है सांस्कृतिक, 7 ये है प्राकृतिक, और जो 1 है ये है मिश्रित। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि एकमात्र जो मिश्रित स्थल है जिसे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है ये सिक्किम का ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे कि 2016 में शामिल किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत से ही मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पहाड़ियों के नाम याद करवाए थे जो कि एग्ज़ाम में सीक्वेंस में सेट करने के लिए पूछी जाती हैं, तो इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यदि हम सिक्किम की बात करें तो अभी मैंने बताया कंचनजंगा के बारे में, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से यदि स्टार्ट करें तो ये है डाफला हिल्स, फिर है मिशमे हिल्स, नीचे आएंगे तो पटकाई बुम, इसके बाद नागालैंड में है नागा हिल्स, मिजोरम में है मिजो हिल्स, मेघालय की 3 प्रमुख याद रखेंगे गारो, खासी, जयंतिया, इसके बाद
मणिपुर के पास ये जो आप देख रहे हैं बैरल रेंज और मिल्किर हिल्स, तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शतरंज अकादमी ये किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये जो भारत की पहली शतरंज अकादमी है जो कि बनाई जाएगी ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। अच्छा, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और यही है कि जो शतरंज अकादमी है जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित की जानी है। यदि हम बात करें शतरंज की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शतरंज का आविष्कार ये किस देश में हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था और इसका जो प्राचीन नाम है ये है चतुरंग। और यही है कि शतरंज अकादमी की स्थापना ओडिशा में की जानी है। इसमें कुछ समझाने लायक ज़्यादा है भी नहीं। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है और भारत का पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल ये भी भुवनेश्वर में ही स्थापित किया जाएगा। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क दोनों स्थित है ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि अभी आग लगने के कारण चर्चे में रहा था। आगामी खेल प्रतियोगिता की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये घोषणा की गई है, जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, जिसे कि होस्ट करेगा ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा और इसी राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है जिसकी बैठक क्षमता होगी 20,000 लोगों की। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जा रहा है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जाएगा गुजरात में। केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये गुजरात में स्थापित की जानी है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर शरद पगारे, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और इन्हें इनकी किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो व्यास सम्मान है ये 1991 में शुरू किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें अवार्ड के रूप में इन्हें एक प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2020 का व्यास सम्मान ये तो प्रोफेसर शरद पगारे को मिलेगा, जबकि लास्ट ईयर का यह जो व्यास सम्मान था इससे सम्मानित की गई थी नासिरा शर्मा, इनकी रचना कागज की नाव के लिए। यदि आप लोगों को अकिथम नंबूतरी का नाम याद हो तो इन्हें 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बाद में इनका निधन भी हो गया। वासुदेव मोहे, इन्हें 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनकी रचना चेक बुक के लिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 2 अवार्ड में जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में भी रहते हैं। एक तो है ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा है साहित्य अकादमी अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इसके बाद नाम आता है साहित्य अकादमी अवार्ड का। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये संविधान में मान्यता प्राप्त, मतलब कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं, इसके अलावा इंग्लिश भाषाओं में, मतलब आप कह सकते हैं 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। लेकिन ये आप लोगों को याद रखना है कि इन 23 भाषा में केवल एक ही विनर होता है। जबकि यदि हम बात करें साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषा, इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, कुल 24 भाषा में यह अवार्ड दिया जाता है जिसके 24 विनर होते हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषा के लिए 24 विनर, जबकि ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषा के लिए केवल एक ही विनर होता है। तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला स्थान दिया गया है? तो ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रही हैं शेफाली वर्मा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। जो शेफाली वर्मा है इन्हें लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ये उपलब्धि अपने नाम की है, पहले स्थान पर आ गई हैं महिला T20 रैंकिंग में। और 17 साल की उम्र में दूसरी बार इस मुकाम पर पहुंचने वाली ये दुनिया की अकेली खिलाड़ी बन गई हैं। अब यदि हम बात करें ICC की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। इसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है ग्रेग बार्कले,
जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। आगामी खेल प्रतियोगिता की यदि हम बात करें तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने हैं, इसे अपना ही देश भारत होस्ट करेगा, जबकि वुमेंस वर्ल्ड कप जो कि होना है 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आईसीसी के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में जनवरी 2021 से शुरू किया गया है और इसके जो पहले विनर थे ऋषभ पंत, फरवरी में इसके विनर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में किस पौराणिक नदी का अध्ययन करने के लिए सलाहकारी समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका गठन किया गया है मतलब कि सरस्वती नदी का अध्ययन करने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ पुनर्गठन किया गया है, मतलब कि समिति तो पहले से गठित थी लेकिन फिर से इसका पुनर्गठन कर दिया गया है। देखा जाए तो 2017 में एक सलाहकारी समिति गठित की गई थी, जो कि ये पैनल 2019 में समाप्त हो गया था, लेकिन अब फिर से जो संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी अध्यक्षता में अगले 2 साल के लिए सरस्वती नदी के अध्ययन करने के लिए इस समिति का फिर से गठन किया गया है। यदि हम बात करें सरस्वती नदी की, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा प्राचीन नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई थी, मतलब कि ऐसी नदियां जो कि विलुप्त होती जा रही है और जिनका जो इतिहास है ये बहुत पुराना हो। जो सरस्वती नदी है, वेदों में ये कहा गया है कि सरस्वती नदी ये थार के रेगिस्तान में, जो कि राजस्थान के पास है, यहाँ आकर के सूख गई है, जबकि कुछ हिंदू मत ये कहता है कि इसका प्रवाह अभी भी है लेकिन जमीन के अंदर है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि सिंधु सभ्यता के दौरान जो सरस्वती नदी थी, ये एक बहुत बड़ी नदी थी जिसमें कि यमुना और सतलज नदियाँ आकर के मिला करती थी, लेकिन काफ़ी समय बीतता गया और भूगर्भीय हलचल के कारण ये जो नदियाँ हैं, मतलब कि इसकी जो सहायक नदियाँ थी, ये इससे अलग अलग होने लगी, तो इसका पानी धीरे धीरे कम होता गया और अंत में ये नदी सूख गई। तो इसी के लिए, मतलब कि इसकी जांच के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना में यदि देखा जाए तो रिटायरमेंट की जो एज थी ये थी 58 ईयर, जिसे कि अभी हाल ही में बढ़ा करके 61 ईयर कर दिया गया। और अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि राज्य के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन में 30% की वृद्धि की जानी है। और ये जो पहल है, मतलब कि ये योजना 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। तो यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। जो तेलंगाना है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इसे 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी चुना गया है। साथ ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ही के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि अभी हाल ही में पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 पैक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? पैक की फुल फॉर्म बनती है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, या इसे आप कह सकते हैं प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। तो 3 पैक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बटालियन के नाम होंगे ये 3 महिलाओं के नाम होंगे, मतलब कि ऐसी 3 वीरांगनाएं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया था। कौन कौन सी महिलाएं हैं? रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई के नाम पर इस बटालियन का, मतलब कि इस बटालियन को स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी घोषणा की गई है। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, इसकी राजधानी लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। और किसका निर्वाचन क्षेत्र है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पीलीभीत, दुधवा, टाइगर रिजर्व ये सभी स्थित है। पीलीभीत की यदि हम बात करें तो हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए इसे T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश के ही नोएडा सेक्टर 81 में सैमसंग का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना ये नोएडा सेक्टर 81 में ही ओपन किया गया है 2018 में। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही भारत का पहला
लेदर पार्क स्थापित? कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था बिहार। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला, पहला पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।